तो देखो, ये रिकॉर्डिंग जाएगा आज से, मतलब यूट्यूब पे भी। और क्या है ना कि आज से आप लोग ना एकदम ध्यान से चीजों को समझना है। जो बोलेंगे ये लाइन याद तो याद रहना चाहिए। फिर क्या होगा ना, आपका एग्जाम में इजी हो जाएगा। ठीक ना? तो ये न्यूज कब का है? 12 नवंबर, मतलब संडे 2023। अब देखो यहाँ न्यूज में क्या था। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, जैसे इलेक्शन है, तो इलेक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो वोट दोगे, तो जैसे तुम लोग यूपी में हो तो यूपी का वोट दोगे, या बगल में कौन है तुम्हारा, हरियाणा है, बिहार है, तो बिहार में भी वोट दोगे, हरियाणा में भी दोगे? नहीं सर, इस नहीं ओनली दे। यूपी। जिस लेकिन स्टेट के हैं उसी के देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना, तो बॉर्डर के पास जो लोग हैं ना, वो दोनों में वोट दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं, तेलंगाना में भी दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व नहीं हुआ है। समझ गए बात को? दोनों के बीच क्या है, बाउंड्री जो डिस्प्यूट है वो अभी तक सुलझा नहीं है। इसलिए मतलब लोगों का एक स्टेट में नाम है, दूसरे में भी स्टेट में भी नाम है, तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बस इतना याद रखना है, किसके किसके बीच हुआ, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच। ठीक है ना? बस, और कुछ नहीं। अब इसमें सर पढ़ोगे मैंने ना, तो सिर्फ आप बता रहे हैं, पढ़ोगे न्यूज में तो बहुत चीजें दी हैं कि लोग का वहाँ का ना, कि हम लोग दो दो स्टेट में वोट देते हैं, फिर भी हम लोग को जो जरूरत का चीज है वो पूरा नहीं हो पाता। मतलब वहाँ पे एससी वाले एरिया सब है ज्यादा, तो उन लोग का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो सब दुनिया भर का चीजें बोलते हैं। हमको बस समझना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वोटर एक है और दो स्टेट में वोट दे सकता है, इसलिए हम इस न्यूज को उठाए। हाँ बोलो आप। सर इसमें जो 14 विलेजेस दे रखे हैं, तो वो उनके तो मैंने नाम लिख लिए थे कि कौन कौन से हैं, नहीं नहीं, बट अब वो समझ में आया। इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं को ठीक है सर। उतना, उतना अगर पूछेगा तो याद कौन करेगा उतना, यूपीएससी उतना नहीं पूछेगा। ठीक ठीक है? है सर। चलो, ये धीरे धीरे समझ जाओगे। जैसे अभी देखे तुम किए, अभी हम बताएं। अब इस तरह का जब न्यूज आएगा तो तुम खुद छांट लोगे क्या समझना है। ठीक ना? अब देखो, एक चीज बताओ। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं, तो अगर वायरस वायरस डिजीज है हमको, तो हम टेबलेट खाते हैं, तो क्या कहते हैं, एंटीवायरल टेबलेट खा लो। ठीक? एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, क्या करते हैं, इस तरह की दवा यूज करते हैं। उसी तरह एक वर्ड इसमें यूज किया गया है, एंटी फंगल। क्या है? एंटी फंगल, मतलब कोई ऐसा चीज है जो क्या करता है, फंगल डिजीज को खत्म करता है। देखो किसके बारे में बात करें। जैसे एक एंटी फंगल एजेंट है, उसका नाम है क्या, एम्फोटेरिसिन बी। क्या नाम है, बोलो, क्या नाम है? एम्फोटेरिजिन एम्फोटेरिसिन बी। बी। हाँ, ये क्या है, तो एंटी फंगल एजेंट। ठीक ना? और ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरिया। प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये जो एम्फोटेरिसिन जो है, जो प्रोटीन है, ये जो है यूज किस चीज में करते हैं, तो यूज करते हैं हम लोग, जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, और वो जो फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्शन है क्या है, सीवियर है, मतलब अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन है किसी को, सीवियर कंडीशन है, तब इसका यूज किया जाता है, किसका, एम्फोटेरिसिन। याद रहेगा, ये याद रहना चाहिए। अब देखो, अब इसको समझते हैं हम लोग कि इसको जो है कैसे ये मतलब काम करता है। पहला चीज क्या है कि ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, एम्फोटेरिसिन, समझ गए? ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब जहर की तरह होता है। अगर ये आदमी को यूज करेगा तो किडनी पे असर कर सकता है। किस पे? किडनी सेल पे। किडनी सेल पे यूज, अगर मतलब किडनी सेल पे असर करेगा। लेकिन कह रहा है कि स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड,
अगर उसमें हम क्या करें, कुछ मॉडिफाइड कर दें, मतलब कुछ चेंज कर दें, जिसके द्वारा क्या होता है, टॉक्सिक होगा ना, अगर उसको हम सही कर दें तो क्या होगा, एम्फोटेरिसिन जो बी जो है, इसका बहुत ज्यादा यूज होने लगेगा अच्छे से, किसमें, फंगल में, फंगल डिजीज में। समझ गए, एंटी फंगल एजेंट क्या है, एम्फोटेरिसिन बी, याद रहेगा। सर हाँ। अब समझते यस हैं सर। कि काम कैसे करता है ये, है ना। तो देखो, ये करता क्या है कि स्पॉन्ज लाइक एग्रीगेट्स बनाता है, मतलब जैसे ये है आपको एंटी फंगल, सॉरी ये क्या है, फंगस, ठीक ना, फंगल मतलब इसको क्या, एंटीजन मतलब जिसके द्वारा फंगल डिजीज हो रहा है, ठीक ना, वो है पैथोजन, हाँ पैथोजन है ये। अब एम्फोटेरिसिन क्या करता है, स्पंज लाइक चारों तरफ से घेर के, ठीक ना, स्पंज की तरह, और ये जो ये जो पैथोजन है ना, इसके ऊपर में जो मेम्ब्रेन रहता है, क्या रहता है, मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का नाम है अर्गो एर्गोस्टेरोल, एर्गोस्टेरोल ये नाम है। तो इस मेम्ब्रेन को क्या करता है, मेम्ब्रेन के जो ऊपर में ये है ना, एर्गोस्टेरोल, इसको मेम्ब्रेन से अलग कर देता है। कौन अलग करता है, एम्फोटेरिसिन बी। तो जब ये मेम्ब्रेन से अलग कर देगा ना एर्गोस्टेरोन, तो उस फंगस सेल का क्या होता है, डेथ हो जाता है, वो जो सेल है फंगस वाला वो मर जाएगा। समझे बात को, कैसे मैकेनिज्म है। सर मुझे नहीं समझा। तुम दोनों समझी। सर मतलब यहाँ पे जो एर्गोस्टेरो है वो मेम्ब्रेन को अलग करता है। वो मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, किसके मेम्ब्रेन से, हाँ। फंगस सेल के और मेम्ब्रेन। फंगल तो हाँ। एम्फोटेरिसिन क्या करता है, उसको मेम्ब्रेन से अलग कर देता है, एर्गोस्ट्रोल को। तो जब ओके। इसमें जब एर्गोस्ट्रोल को मेम्ब्रेन से अलग कर देगा तो उस सेल का डेथ हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई। अब समझी पूनम तुम, नहीं समझी, नहीं सर, नहीं सर। तो कैसे समझा है। जैसे ऐसे मान लो ना कि मान लो कि कोई आदमी है, अब वो ठंडा का टाइम है, कपड़ा पूरा पहना हुआ है, अगर कपड़ा उसको हम हटा देते क्या होगा, मर जाएगा ना ठंडा में। हाँ जस्ट लाइक इसी तरह समझ लो। मतलब सर ये फंगस है, ठीक है। फंगस के ऊपर इसका ये आपने बताया था उसका सेल मेम्ब्रेन है, अगर उसे निकाल दिया तो जो फंगस है वो मर जाएगा, यही ना। सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है ये एर्गोस्टेरोल, समझे। नहीं समझ में सर आया। एर्गोस्टेरो मरेगा ना, या मेम्ब्रेन, मैं सर यही कंफ्यूज हो रही हूँ ये कि मार अलग। देता है, सर फंगल इन्फेक्शन। हाँ एम्फोटेरिसिन बी जो है वो अलग कर देता है मेम्ब्रेन और एर्गोस्टेरो को, यही है ना। चलो मैं बताता हूँ। तुम लोग खाना खाती हो, हाँ सर। खाना नहीं देंगे तो मर जाओगे कि जिंदा रहोगे, मर जाएंगे। मर जाए। मर जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो फंगस है, फंगस सेल जो है, क्या है, फंगस सेल। तो फंगस सेल के चारों ओर क्या लगा है, एर्गोस्टेरोल लगा है। तो जब तक ये एर्गोस्टेरोल रहेगा ना फंगस सेल के चारों ओर, तब तक ये जिंदा रहेगा फंगस सेल, ठीक है, फंगस सेल जिंदा रहेगा। जब एर्गोस्टेरोल को हटा दें, मतलब समझ लो एक तरह का ये बॉडीगार्ड है इसका, एर्गोस्टेरोल को अगर हटा देंगे तो ये मर जाएगा। जैसे मान लो कोई आदमी है, नेता है, उसके साथ में बॉडीगार्ड है, तो जब तक बॉडीगार्ड है जिंदा है ना, बॉडीगार्ड को हटा दो तो मार देगा उसे कोई। तो वही चीज यहाँ है कि जो फंगस सेल है, जिसके द्वारा फंगल डिजीज हो रहा है, कर रहा है, वो डिजीज फैला रहा है, वो प्रोटेक्टेड क्यों है, क्योंकि एर्गोस्टेरोल उसके मेम्ब्रेन के मतलब उसके बॉडी के चारों ओर लगा है। एम्फोटेरिसिन क्या करता है, इस एर्गोस्टेरोल को फंगस सेल से अलग कर देता है, तो फंगस सेल क्या होगा, मर जाएगा। आई बात समझ में या। हाँ सर यस सर। समझा।
अच्छा अब देखो, एक कंसेप्ट है पैसिव रेडिएट कूलिंग। ये स्मेल आ रहा है ना, क्या है पैसिव रेडिएट कूलिंग। अब देखो ये क्या होता है, कह रहा है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, घर बनाते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं, तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो घर है हमारा वो क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो जब घर गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, एसी लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें लगाते हैं। लेकिन कहता है क्या कि घर बनाते समय अगर हम लोग ग्लास और सेरेमिक मटेरियल्स का यूज करें, ग्लास समझते हो सब लोग, कांच। सेरेमिक समझते हो, सेरेमिक नहीं। बताता, जैसे सुनते होगे नॉन स्टिकी बर्तन होता है, यस नॉन सर। हाँ। तो उसमें जो खाना बनेगा ना वो चिपकता नहीं है, खाना सब्जी बनाते तो वो जो नहीं चिपकता ना उसमें सेरेमिक यूज किया जाता है, समझे। अच्छा। हाँ तो कह रहा कि ग्लास या सेरेमिक मटेरियल को अगर यूज करेंगे तो क्या होगा ना कि टेम्परेचर जो है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा घर का, अगर उसको यूज करेंगे तब, ठीक ना। और ये जो माइक्रो पोरस ग्लास कोटिंग होता है, जो ग्लास का कोटिंग किया जाता है, इससे जो है 3 से 4 डिग्री तक घट सकता है। मतलब कि बाहर में अगर 44 डिग्री टेम्परेचर है तो आपका कितना हो जाएगा, 41 डिग्री, ठीक ना। ये मतलब सही है जब सर। घर में सेरेमिक यूज करेंगे तो वो ठंडा रहेगा। हाँ घर जो बनता है ना उसमें मटेरियल जो यूज होता है, दीवार जो जोड़ रहे हैं ना, प्लास्टर करते हैं, उसमें अगर वो यूज करते, जैसे घर के आगे ग्लास लगा दिए, तो ग्लास कम गर्म होता है पत्थर के मुकाबले या ईंट के मुकाबले। जैसे पत्थर वाला घर है, टाइल्स मार्बल लगा है, तुम उसमें पैर रख के देखना कभी दोपहर में, पता चल जाएगा, समझ गए बात। यस सर। अरे आई बात समझ में, हाँ यस सर। सर। बोलोगे। तो देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको बोलते हैं पैसिव डे टाइम रेडिएटिंग कूलिंग भी बोलते हैं। ये क्या है, तो जीरो एनर्जी बिल्डिंग कूलिंग मेथड, मतलब ये क्या है, जीरो एनर्जी। तो इस चीज को जो हम लोग यूज करते हैं, क्या इसमें कोई एनर्जी लगता है, नहीं लगता है, और ना ही कोई पॉल्यूशन होता है। हम ग्लास और इसको यूज करेंगे, सेरेमिक यूज करेंगे, तो इसलिए ये जो है ना पैसिव रेडिएटिंग कूलिंग, ये क्या है, जीरो एनर्जी बिल्डिंग कूलिंग मेथड है। मतलब कि हम बिल्डिंग को ठंडा करने का एक तरीका, मतलब बिल्डिंग को ठंडा करने का एक तरीका है जिसमें एनर्जी क्या है, जीरो लग रहा है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। अब इसमें लिखा है कि प्रपोज सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर कंडीशनिंग, तो इससे क्या होगा, एयर कंडीशन लोग घटा देगा। उसके बाद जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है वो लो हो जाएगा। अर्बन हीट आइलैंड मतलब कि जैसे शहरों में क्या होते हैं, कंक्रीट के घर होते हैं तो वो ज्यादा हीट होता है, तो उसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, घट जाएगा ऐसे मटेरियल्स को यूज करने से। फिर आदमी का बॉडी टेम्परेचर जो एक्सट्रीम होता है वो क्या होगा, कम रहेगा, ठंडा हो जाएगा। ये सब चीजें, फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी कम होगा। जैसे ये फिगर देखो समझ जाएगा। तो इसमें क्या है, पीआरटीसी कोटिंग यूज कर दी, ठीक है, मतलब पैसिव रेडिएटिंग, मतलब पैसिव रेडिएटिंग डे टाइम कूलिंग वाला मटेरियल घर के ऊपर लगा। अब सनलाइट आया, अब सनलाइट आया तो क्या होगा, जितना लाइट आया रिफ्लेक्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो घर कम हीट होगा। क्लियर है। इसका यस ड्रॉबैक सर। भी रहेगा ना सर, आगे अभी चल जो आया है उसको पढ़िए, कोई ड्रॉबैक। एसी में रहने से क्या होता है, ठंडा लगता है, ड्रॉबैक्स तो है नहीं, समझ गए, इसका कोई ड्रॉबैक, नुकसान। और ड्रॉबैक्स है जैसे सेरेमिक मटेरियल ज्यादा यूज है, लेकिन वो बहुत कम होता है, बेनिफिट ज्यादा है। अगर बेनिफिट कम होता तो फिर बोलता ही नहीं, न्यूज में आता ही नहीं ये चीज, दोनों चीज आता फिर। अब देखो एक चीज है
जो नेपाल के रिसर्चर है ना, उन्होंने आई पे एक नया रिसर्च किया है, एक डिजीज के बारे में रिसर्च किया है। कौन सा डिजीज है? हाइपर एक्यूट पेनोवाइटिस, ये डिजीज है। ठीक है ना। अब इस डिजीज में खासियत क्या है कि एक तो बच्चों में हो रहा है, और बच्चों का क्या हो रहा है, लॉस विजन विद इन डेज। मतलब आंखी की रोशनी क्या होती है, आंखों की रोशनी कुछ ही दिनों में चली चली जाती जाती है। है जब ये इन्फेक्शन होता है। तो रिसर्चर ने पॉसिबल मतलब इन्होंने संभावना जताई है कि इसका लिंक किससे है, मौत से है। मौत, मौत समझते हो, मक्खी सब जो होता है उसी का एक जीनस है गैजेलिना। तो कह रहे हैं कि हो सकता है इनसे इनका कुछ कनेक्शन हो। और ये कहाँ पे फैल रहा है, तो नेपाल में फैल रहा है, और खास करके जब मानसून खत्म होने वाला होता है तब ये बीमारी फैल रहा है। अब देखो, एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है साइटोप्लाज्मिक लेटिस के बारे में। तो साइटोप्लाज्मिक लेटिस क्या होता है? सेल होता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और उसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, सारे सेल में होते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे कि खाना बनाते हैं कुकर में, तेल डाल दिए, और तेल में क्या किए, प्याज लहसुन अदरक सब डाल दिए। तो उसी तरह का समझ लो कि वो सेल है कुकर, और तेल जो डाले वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक लेटिस। उसी में सारा मटेरियल रहता है सेल का। समझाने के लिए बोल रहे हैं, याद रहेगा ये चीजें। तो साइटोप्लाज्मिक लेटिस होता क्या है, तो ये होता है स्टोरेज साइट फॉर मेनी प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन क्या होते हैं, स्टोर होता है। और ये प्रोटीन किस चीज के लिए इसे मतलब जरूरी है, तो डेवलपमेंट फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब समझते हो, जल्दी बोलो। नहीं सर। ये मेल है, ये फीमेल है। तो मेल से आया क्या है, स्पर्म, इधर से आया ओवम, तो दोनों मिला क्या बनता है, जाइगोट। ठीक ना। जाइगोट के बाद जो स्टेज होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फीटस। फिर होता है एम्ब्रियो, नहीं पहले एम्ब्रियो होता है फिर फीटस, मतलब स्टेज है। मतलब समझ लो कि पेट में जो बच्चा रहता है ना उसको एम्ब्रियो ऐसे बोलो, कह सकते हैं। सर मैंने एम्ब्रियो का मीन देखा था, मतलब जब न्यूज़ पढ़ी थी तब उसमें इमेच्योर बता रहा था हम्म, भाई। हाँ। तो एम्ब्रियो क्या होता है, इमेच्योर, मतलब कि एम्ब्रियो जो है बच्चा जो पेट में पल रहा है, ठीक ना, तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये चीजें जरूरी है। मतलब ये चीजें जरूरी है, मतलब बहुत सारे प्रोटीन का जरूरत होता है। और ये प्रोटीन कहाँ पे स्टोर होता है, साइटोप्लाज्मिक लेटिस में, याद रखना। फिर क्या बोला कि देखो, अगर इसका और अच्छे से मतलब रिसर्च होगा ना, तो फिर ये पता लगाया जा सकता है कि अगर किसी को कोई जैसे बच्चा नहीं हो रहा तो आखिर क्या रीजन है उसका, तो इससे पता चलेगा। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक लेटिस जो है एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंस है, उस साइट मैच्योरेशन के लिए उसको रेगुलेट करता है ये साइटोप्लाज्मिक लेटिस। अब उस साइट क्या होता है, तो उस साइट कुछ नहीं है, एक सेल है। किसमें होता है, तो ओवरी में होता है। ओवरी क्या होता है, जैसे स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म कहाँ से फीमेल में होता है, हाँ फीमेल में होता ओवरी है। फीमेल। स्पर्म कहाँ से निकलता है, टेस्टिस, कहाँ से, टेस्टिस, या बोलते हैं टेस्टिकल। टेस्टिस समझते हो, नहीं समझते हो, देखो समझ जाओगे। जैसे गाय को देखे होगे या सांड को देखे होगे, ठीक ना, उसके बॉडी में जो लटका रहता है ना वही है टेस्टिस। तो उसी में स्पर्म बनता है, वहीं से स्पर्म निकलता है। और ओभम जो है, ओभम, तो ओभम क्या होता है कि ओभम जो है फीमेल में होता है, और ओभम निकलता किससे है, ओवरी से। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो ये जो ओवरी है ना, अब ओवरी में क्या होता है,
अच्छा यहाँ ओवोसाइट लिख दिया, oocyte कर देना, सॉरी। अब देखो ये जो सेल है कौन सा, oocyte, इसमें होता है मियोटिक डिवीजन। क्या होता है, मियोटिक डिवीजन। और इसी मियोटिक डिवीजन की वजह से क्या बनता है, ओवम। अब बोलोगे मियोटिक क्या, तो दो तरह के सेल में डिवीजन होते हैं, एक होता है मियोटिक, एक होता है मियोसिस। तो मियोसिस क्या होता है, इधर मिला हस्बैंड, इधर मिला वाइफ, ठीक। आ, तो ऐसे नहीं, इसको 1+1 क्या होगा, 2 2, 2+2 4, और 4+4 क्या, 8। इसको 16 बोलते हैं, oh sorry हाँ, 8 इसको बोलते हैं मियोटिक डिवीजन, सॉरी माइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, मियोटिक और मियोसिस एक ही होता है। इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस, मतलब बढ़ते जाएगा, चीजें दोगुना होते जाएगा। मियोसिस में क्या होता है, घट जाती है। जैसे कोई 10 सेल का बना है तो वो हो जाएगा 5, 5 से हो जाएगा 2.5, मतलब रिडक्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ओवम, मतलब ये उस साइट में होता है, किसमें होता है, उस साइट में। और इसमें जब मियोटिक डिवीजन होता है तो क्या बनता है, ओवम। ओवम कहाँ से निकलता है, ओवरी से। तो ओवरी से ओवम कब निकलेगा, जब ओवरी के अंदर जो सेल है, उस सेल में क्या होगा, उसके अंदर कौन सा सेल है, oocyte। और oocyte में कौन सा डिवीजन होगा, जब मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, ओवम बनेगा। अब देखो इसमें क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, फंक्शनल फूड के बारे में बात कर रहा है। अब देखो पेपर में क्या है ना, कि जैसे इसके बारे में दिया, हाईलाइट किया, तो इस, तो जब भी इस चीज का कोई हाईलाइट रहे ना, जैसे फिगर वगैरह, तो उसको समझ लेना चाहिए क्या है, आलमंड। आलमंड समझते हो, बादाम। तो बादाम बादाम क्या, बहुत सारे प्रोटीन का सोर्स है। उसके बाद फैटी एसिड इसमें पाया जाता है, मोनोसेचुरेटेड। और जो मिनरल्स होता है वो भी पाया जाता है, ये चीजें होता है। अब हम लोग समझते हैं कि फंक्शनल फूड क्या होता है। तो फंक्शनल फूड का मतलब होता है कि कोई ऐसा मटेरियल जो हम लोग खा रहे हैं, जो सिंपल न्यूट्रिशन है, उससे ज्यादा वैल्यू है उसका, मतलब उससे ज्यादा न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है। जैसे आलमंड है, तो आलमंड से हमको प्रोटीन भी मिल रहा है, फैटी एसिड भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहा है। जैसे रोटी खा रहे हैं तो रोटी से क्या मिल रहा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, सिंपल न्यूट्रिशन, मतलब सामान्य पोषण मिल रहा है। लेकिन आलमंड खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत कुछ है उसमें। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल फूड, समझ गए। मतलब सर जिससे हमें ज्यादा चीजें मिलती हैं उसको फंक्शनल फूड कहते हैं। मतलब ज्यादा हमको जिससे बेनिफिट मिल रहा है हाँ एक साथ। बेनिफिट। जैसे ड्राई ठीक है। फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स जो है ये भी हेल्थ बेनिफिट होता है। जैसे कैशवी नट मतलब काजू, रेजिन, रेजिन मतलब किशमिश, वालनट मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, खांच में जो, अखरोट अखरोट। अखरोट, खजूर, एप्रिकॉट्स होता है उसी तरह का, नहीं एप्रिकॉट्स होता है आम का कुछ होता है। और पिस्ताचियो, मतलब पिस्ता जिसको बोलते पिस्ता। हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी क्या है, फंक्शनल फूड के अंदर आते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के अलावा क्या है, वेट फ्रूट्स। वेट फ्रूट्स मतलब थोड़ा गीला टाइप का फल कौन सा आता है, जैसे देखो बनाना है ना वेट फ्रूट्स, ग्रेप्स, गोवा, ऑरेंज, मैंगो, ठीक ना। तो ये सब क्या करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। और इसको जो है खुद चरक साहब ने भी बताया है। चरक सुने हो नाम, बहुत बड़े वैद्य थे ये, ठीक ना, चरक साहब। इनका एक बुक लिखा हुआ है, चरक संहिता। संहिता मतलब था लॉ। हाँ सर। अच्छा, कहता है कि सच हेल्दी फूड्स आर आल्सो कॉल्ड फंक्शनल फूड्स सिंस दे ऑफर हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। मतलब जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है उससे ज्यादा हमें क्या मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। तो उसको बोलते हैं फंक्शनल फूड। जैसे बादाम खाओ, तो बादाम में क्या है, प्रोटीन है, लेकिन वो आपको क्या करेगा, और भी चीजें आपके बॉडी में देगा। जैसे फैटी एसिड दे रहा, और भी चीजें बादाम में होती है बहुत कुछ।
तो जो सिंपल न्यूट्रिशन है उससे ज्यादा आपको न्यूट्रिशन वो दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल फूड। ठीक है, और मतलब इसमें सब कुछ आ सकता है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, फाइबर, फूड्स, ये सारे चीजें आती हैं उसमें। और और इन चीजों में क्या होता है कि लैक्टोज और ग्लूटेन फ्री होता है। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज जो है मिल्क में पाया जाता है या डेयरी प्रोडक्ट्स में, पनीर, खोआ, ये सब में। और ग्लूटेन फ्री क्या होता है, व्हीट, बाजरा, इन सबों में पाया जाता है। अच्छा, क्यों फ्री, मतलब फ्री है तो मतलब हर कोई इसको इजिली पचा सकता है। क्या मतलब कि जो लैक्टोज है ना, बहुत लोग को नहीं पचता है, तो उनके लिए ये चीजें सही है। दूध जो हम लोग पीते हैं, तो जो ईस्ट एशिया वाला लोग है ना, उनमें बहुत कम, मतलब बहुत लोगों को दूध नहीं पचता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो लैक्टोज है ना वो नहीं पचता है। लैक्टोज को पचाने के लिए चाहिए लैक्टेज एंजाइम, जो हमारे बॉडी में नहीं होता है। मतलब 5 साल के बाद वो चीजें खत्म है। उतना दूर नहीं जाना आप लोग को, बस याद रखना कि फंक्शनल फूड में क्या क्या आ सकता है और क्या क्या आता है। ओट्स, मिलेट्स, मिलेट्स मतलब बाजरा, रागी, ये सब चीजें। चलो, बस वो वही लिखे हैं ऊपर में जो लिखे। क्या बोल रही हो, अरे दोबारा लिखा गया प्लेट क्या ये? में गोवा, ऑरेंज मैंगो, ये दोबारा लिखा है। क्या बोल रही हो, बोलो कुछ नहीं था। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। मिलेट। मिलेट्स, हाँ मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, हम्म, रागी। हम्म, अच्छा, जैसे ये आप लोग को क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स ये बताइए। उसके बाद जो है और क्या कहते हैं आप लोग को, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। सप्ताह सप्ताह में हो जाएगा, सैटरडे में, मंडे को, हर मंडे। ठीक है ना, तो चलिए कल मिलते हैं फिर। तो क्या है कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उस पे क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव पड़ा, देखो, अपसर्जिंग ऑफ वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियनिज्म आफ्टर द वॉर, द रिवोल्यूशनरी the revolutionaries wanted to harness the revolutionary potential of the new emergent class for the nationalist revolution। अब देखो ये क्या कहा है, जब किसान लोग था ना ये लोग, तो ये लोग क्या कर रहा था, अपने में यूनियन बना रहा था वॉर के बाद। तो जब यूनियन बना रहा था, तो जो हमारे नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन थे, जो क्रांतिकारी नेता लोग थे, ये क्या चाहते थे कि अभी ये लोग नया नया उमर मतलब उभर के आया है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका पोटेंशियल को हम क्या करें, इस आंदोलन में यूज कर लें। ठीक, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा इस आंदोलन पे, दूसरा आंदोलन पड़ा रशियन रिवॉल्यूशन का, जो 1917